एक बार यहाँ पर हम फिर से समता का अपवाद पे आते हैं। पेज नंबर 92 आपको यहाँ पे है। ये इंडियन पॉलिटी अध्याय 7 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का आपको पार्ट दूसरा होगा। दूसरे पार्ट के अंतर्गत यहाँ पर हम समता के अपवाद को पढ़ेंगे। जो समता का अपवाद है इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए समता के अपवाद, देखिए विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद है। इसका वर्णन इस प्रकार है। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है। विधि के समक्ष समता का जो नियम है वो पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद है। इसका वर्णन इस प्रकार आपको है। ध्यान दें कि आपको पहला अपवाद में कि भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियाँ प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियाँ प्राप्त है। पहला देखिए अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियाँ प्राप्त है। देखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए किसी निर्णय के प्रति राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। अब कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। चौथा यहाँ देखिए चौथा है आपका राष्ट्रपति या राज्यपाल। देखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में आपको दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यदि इस प्रकार को मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। यहाँ पर आपको ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बाद ही ऐसा किया जा सकता है। दूसरा यहाँ देखिए कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाहियों से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। अनुच्छेद 361 क के अंतर्गत ये सब अनुच्छेद 361 क के अंतर्गत इसलिए अनुच्छेद 361 क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 361 क के अंतर्गत यह प्रावधान क्या कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। ये अनुच्छेद 361 क के अंतर्गत आता है। अब तीसरा यहाँ पर देखिए संसद में आपको यहाँ पर देखिए संसद में उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। अब चौथा यहाँ देखिए 4 नंबर में
4 में राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई कि कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में हाँ है। इसमें 4 में एक बार फिर से हम देखते हैं। देखिए 4 में कहते राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 194 के अंतर्गत के अंतर्गत ये प्रावधान है कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 194 के अंतर्गत अनुच्छेद 31 ग का देखिए क्या है। अनुच्छेद 31 ग जो है वो अनुच्छेद 14 का अपवाद। अनुच्छेद 31 ग जो है वो अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में अधिक कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या उपधारा ग का समावेश है तो उसे आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। जहां से अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। अब यहाँ देखिए दूसरा देखिए छठा देखिए विदेशी संप्रभु मतलब शासक। विदेशी संप्रभु शासक जिसे बोलते हैं। विदेशी संप्रभु या शासक राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। देखिए विदेशी संप्रभु या शासक राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। फिर कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसी। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। अलग कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध यहाँ देखिए अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। देखिए विभेद का अभिप्राय किसी के विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना है। तो विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का मतलब यह अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 देखिए अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्व, निर्बंधन या शर्तों के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। विभेद से प्रतिषेध के इस समान नियम के निम्न 3 अपवाद हैं। विभेद से प्रतिषेध के इस समान नियम के 3 अपवाद हैं और यहाँ पर देखिए राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों महिलाओं के आरक्षण व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 का क्या मतलब है इसको समझते हैं कि दूसरी व्यवस्था को पहले संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। दूसरी व्यवस्था जो है उसको पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब यहाँ पर देखिए अगला फिर आपको यहाँ पर है कि
उदाहरण के देखिए आप उदाहरण के विधानमंडल में सीटों का आरक्षण उदाहरण के विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षिक संस्थानों में शुल्क से छूट शामिल है। अब बुआ की अगर फिर से मैं आप देखते हैं बुआ का जो आपको बुआ को हम अगर फिर से पढ़ते हैं, राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विकास के कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए जैसे वो क्या उपबंध करे, जैसे कि विधानमंडल में सीटों का आरक्षण करे या सार्वजनिक शैक्षिक संस्थानों में शुल्क में से छूट शामिल है। अब देखिए स्व में यहाँ पर देखिए स्व में आप कहता है क्या, राज्य के अधिकार को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सरकार को कमजोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। पुनः सरकार ऐसे कार्यों के लिए शिक्षण संस्थान चाहे वे सरकारी हो, निजी हो या सहायता प्राप्त हो या ना हो में नामांकन हेतु 10% सीटें आरक्षित कर सकती है। अपवाद अल्पसंख्यक संस्थान है। देखिए अपवाद में अल्पसंख्यक संस्थान आपको है। अब देखिए यह 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है। इस उद्देश्य के सरकार ऐसे कमजोर वर्गों की पहचान समय समय पर अधिसूचित करती रहेगी और इसका आधार परिवार की आय तथा आर्थिक प्रतिकूलता के लिए अन्य संकेतक होंगे अन्य संकेतक होंगे। आगे देखिए शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के आरक्षण देखिए। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के आरक्षण यहाँ देखिए। उपरोक्त वाद को संविधान के 93 संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया था। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई है। इनमें देखिए इनमें आईआईटी एवं आईआईएम जैसे संस्थान इनमें आपको आईआईटी एवं आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल है। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी है। लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। अब क्रीमी लेयर के पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर से निम्न आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं देखिए पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबके के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं। देखिए संवैधानिक पद धारण करने व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा क्लास टू के अधिकारी जो कि केंद्र या राज्य सेवाओं में है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंक, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। दूसरा यहाँ देखिए तीसरा, सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों में समान रैंक का अधिकारी। अब यहाँ देखिए डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले हैं। जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। 1993 में जबकि मलाईदार परत क्रीमी लेयर, मलाईदार परत मतलब अंग्रेजी में तो क्रीमी लेयर, तो देखिए क्रीमी लेयर का हिंदी होता है मलाईदार परत, हदबंदी लागू की गई थी। यह 1 लाख थी। मलाईदार परत क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई थी। यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में से बढ़ाकर 2.5 लाख तथा 2008 में 4.5 लाख तथा 2013 में से 6 लाख रुपये किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आपको देखिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उपरोक्त अपवाद डी को 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रावधान को प्रभावकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षण संस्थानों में नामांकन के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों
के लिए पहले से आरक्षण की व्यवस्था से आवृत नहीं है। इसके निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की गई। जिन व्यक्तियों की पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, जिन व्यक्तियों की देखिए यहाँ पर जिन व्यक्तियों की पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठाएंगे। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय सम्मिलित की जाएगी। वेतन, खेती, व्यवसाय, व्यापार आदि और आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को ही आधार बनाया जाएगा। वैसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से बाहर रखा जाएगा, जिनके परिवार निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते हो। 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड प्लॉट, अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड। आगे आपको फिर है देखिए तीसरा यहाँ देखिए आर्थिक रूप से कमजोर कोटि या दर्जा का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न नगरों स्थानों पर आधारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए अगले आप पॉइंट नंबर 4 देखें आप, इस उद्देश्य के परिवार के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, उसकी पति पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में आपको यहाँ पर है लोक नियोजन के विषय में आपको देखिए क्षमता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता देखिए। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के अवसर की क्षमता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म का स्थान या निवास का स्थान के आधार पर राज्य के कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। देखिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के आधार में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के साधारण नियम में 4 अपवाद हैं। और पहला अपवाद यहाँ देखिए संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो। अधिनियम 1957 और 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। देखिए इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या अब यहाँ पर इसमें 5.5 और पॉइंट 5 एक अंतर्गत क्या दिया गया है। देखिए चूँकि 5 के अंतर्गत आपको ये कहा गया 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 अंतर्गत इसमें अनुच्छेद 371 घ को सम्मिलित किया गया था। आपको देखिए 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के अंतर्गत इसमें अनुच्छेद 371 घ को सम्मिलित किया गया था। और 5 में कहा गया कि अनुच्छेद 371 डी को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा तेलंगाना राज्य तक विस्तारित किया गया। अनुच्छेद 371 डी को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा तेलंगाना राज्य तक विस्तारित किया गया है। अब आगे इसमें देखिए क्या और में फिर से इसको करने की जरूरत है। इसमें ये कहा कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए संसद किसी विशेष रोजगार के निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो। अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं। अब देखिए बुआ में हम कहते हैं राजनियुक्ति। देखिए राजनियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। राजनियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए राजनियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। वो हम कहते हैं राजनियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। स्वामी कहते हैं कि विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। दो में यहाँ पर कहता है सरकार अधिकृत है। देखिए सरकार अधिकृत है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में नियुक्तियाँ अथवा पदों पर उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है।
10% आरक्षण पहले जारी आरक्षण का अतिरिक्त होगा। इस उद्देश्य के लिए देखिए इस उद्देश्य के सरकार पारिवारिक आयता, आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय-समय पर ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिसूचित करती रहेगी। आगे आपको देखिए मंडल आयोग और उसके परिणाम यहाँ पर देखिए मंडल आयोग और उसके परिणाम देखिए यहाँ पर वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने वर्ष 1979 मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। देखिए अनुच्छेद 340 के तहत आपको वर्ष 1979 में देखिए वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया था। देखिए वहाँ पर पॉइंट नंबर 6 का क्या मतलब इसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पर कहा गया 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। अब देखिए क्या कि एक बार फिर इसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े थे। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% थी, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का 50% हो गया। देखिए आपको यहाँ पर हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर कहा गया, उसमें क्या है देखिए पॉइंट नंबर 7 में कहा गया 1963 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि एक ही वर्ष में सरकारी नौकरियों में 50% से ज़्यादा आरक्षण असंवैधानिक है। में 10 वर्ष पश्चात 1990 में सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दोबारा 1991 में नरसिंह सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए को पहला 27% पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण और 10% का अतिरिक्त आरक्षण 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए आर्थिक रूप के पिछड़े विशेष रूप से उन जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए भी व्यवस्था की। अब के प्रसिद्ध मंडल केस 1992 अनुच्छेद 16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। इसमें देखिए 8वें पॉइंट आपको यहाँ पर है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामला 1922 में कहा गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला 1922 के अंतर्गत ये कहा गया। अब यहाँ पर एक बार फिर देखिए प्रसिद्ध मंडल केस मतलब इंदिरा साहनी आपको यहाँ पर जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1922 यहाँ पर इस मामला का अंतर्गत यहाँ पर है। देखिए आपको प्रसिद्ध मंडल केस 1992 में अनुच्छेद 19 यहाँ पर 1992 आपको है और यहाँ पर 1922 है। 1 मिनट 1992 हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला 1992 होगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का 1992 आपको होगा। प्रसिद्ध मंडल केस 1992 में अनुच्छेद 16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। 10% आरक्षण व्यवस्था को अस्वीकार फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक
वैधता को बनाए रखा। अब देखिए अन्य पिछड़े वर्गों देखिए अन्य पिछड़े वर्गों क्रीमीलेयर देखिए अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रोन्नति के प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्ष तक लागू रह सकता है। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू रह सकता है, 1997 तक। अब केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अब स्वयं कहता है अगला यहाँ पर है पॉइंट, देखिए केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए। देखिए केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए। अब देखिए दो यहाँ कहते हैं आगे ले जाने का नियम, कैरी फॉरवर्ड नियम रिक्त पदों बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में ओवर इंक्लूसन या न्यून जोड़ अंडर इंक्लूसन के परीक्षण के लिए एक अस्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। आगे का उच्चतम न्यायालय उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। और देखिए यहाँ पहला कदम और नंबर यहाँ आपको देखिए, अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के रामनंदन समिति गठन किया गया। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और बुआ में यहाँ पे क्या, बुआ में संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने एवं निकालने पर विचार करता है। नौकरी में आरक्षण के नागरिकों के किसी वर्ग के किसी वर्ग के पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल नहीं होने योग्य होने के बावजूद शामिलता सूची से बाहर असमाविष्ट होने संबंधी शिकायतों की जांच के लिए इसे था। बाद में 102वें संशोधन अधिनियम 2018 आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर इसके प्रकारों का विस्तार किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधनों ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा। जोड़ा। अब के 100 नंबर देखिए यहाँ पर प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77 में 77 में संशोधन अधिनियम को 1995 में पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। 2001 का 85वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवकों हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। इसे पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावी किया गया। अब यहाँ देखिए दो नंबर में क्या है, दो में कहता है कि बैकलॉग कि बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय को 81वें संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द किया गया। बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में 81वें संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द किया गया। इसने अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था को जोड़ा। इससे राजनिरिक्त आरक्षित पदों को अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया। इस तरह को उस वर्ष के जिसमें भर्तियां हुई साथ नहीं जोड़ा गया, ताकि आरक्षण की 50% का सीमा का पालन किया जा सके। संक्षेप में इसने बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ पर ई में कहता है क्या कि 76वें संविधान संशोधन 76वें संशोधन अधिनियम 1994 ने तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 नौवीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% स्थान पर स्थापित कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आपको 9वां नंबर पॉइंट आपको यहाँ पर कि तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं या और पदों या नियुक्ति के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत ऐसा किया गया। 1994 के अंतर्गत ऐसा किया गया। अब 76वें संशोधन अधिनियम 1994 में 1994 अधिनियम 76
अधिनियम 1994 नौ आगे यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, सार्वजनिक रोजगार रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस। देखिए ईडब्ल्यूएस के आरक्षण देखिए, उपरोक्त देखिए उपरोक्त अपवाद डी 103वें संशोधन अधिनियम 2019, 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 2019 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रावधान को लागू करने के केंद्र सरकार ने 2019 में भारत सरकार के असैन्य पदों, सिविल पोस्ट तथा अन्य सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो पहले जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था से आवृत नहीं है। इस विषय में आवश्यक अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद एक बार फिर हम इसको देखते हैं। सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। उपरोक्त अपवाद डी 103वें संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया द्वारा देखिए यहाँ पर आपको है कि 103वें संशोधन 2019 द्वारा आपको जोड़ा गया। इस प्रावधान को लागू करने के केंद्र सरकार ने 2019 में भारत सरकार के असैन्य पदों, सिविल पोस्ट तथा अन्य सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो पहले से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था से आवृत नहीं है। इस विषय में आवश्यक अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया जा चुका है। पुनः निम्नलिखित शर्तों पर पूरे उतरने वाले वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों उक्त आरक्षण से मुक्त एग्जेम्प्ट रखा जा सकता है। देखिए पहला आप एक नंबर देखिए यहाँ पर क्या, एक नंबर ग्रुप ए। देखिए ग्रुप ए निम्न ग्रेड, देखिए ग्रुप ए निम्न ग्रेड लोअर ग्रेड के ऊपर के ग्रेड के पद, ग्रुप ए निम्न ग्रेड लोअर ग्रेड के ऊपर के ग्रेड के पद हो। दूसरा वे मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश के अनुरूप वैज्ञानिक अथवा तकनीकी रूप में वर्गीकृत हो, जिसके अनुसार प्राकृतिक विज्ञान अथवा परिशुद्ध विज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुप्रयुक्त विज्ञान का निर्धारण किया जाता है तथा अभ्यर्थियों को उसी अनुरूप अपने ज्ञान का उपयोग अपने कर्तव्य निर्वहन में करना होता है। तीसरा पद शोध कार्य के लिए हो अथवा शोध कार्य के संगठन, मार्गदर्शन अथवा निर्देशन के लिए हो। और चौथा आपके यहाँ देखिए अस्पृश्यता का अंत, यहाँ देखिए अस्पृश्यता का अंत देखिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए। अधिनियम में देखिए अधिनियम अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 व्यवस्था इसको अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता, अतः कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवा इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। अब उपाधियों का अंत, पाँचवां कदम उपाधियों का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करना और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। पहला यहाँ पर देखिए यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
दूसरा, यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तीसरा, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब यहाँ आगे आपके यहाँ पर 4 में देखिए, 4 में कहता है यहाँ पे, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या ये पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपरोक्त प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक शासन के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहेब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। 1996 में आपको यहाँ देखिए, 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उनमें पद्म भूषण एवं पद्मश्री आपको है। अब 1996 का पॉइंट में यहाँ पर 10 देखिए, यहाँ पॉइंट में 10 का क्या मतलब है। पॉइंट में आपको 10 में कहा गया कि बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का मामला 1996, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का मामला 1996 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उनमें पद्म भूषण एवं पद्मश्री है। न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनसे उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। अब इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने उनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया गया। अब की स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, पहले 6 अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये आपकी इस प्रकार है, जिसमें पहला आपके यहाँ पर है क्या, पहला आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको देखिए, पहला आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, तीसरा आपको संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। आप यहाँ पर देखिए 10A में आपको दिया गया है। 10A में क्या है, 10A में आपको सहकारी समितियों का प्रावधान 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में किया गया था। सहकारी समितियों का प्रावधान 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में आपको किया गया था। अब ये देखिए, चूँकि कि आपको आगे आपको पॉइंट नंबर 4 में देखिए, आपको भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। और 5 में देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। और 6ठा देखिए, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे। अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में आपको, अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, ना कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनी और परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों का अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम देखिए,
देखिए, तो यह प्रत्येक न कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया। पहला, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रोत्साहित करने का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे का अधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। राज्य वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप देखिए, राज्य वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार है। भारत की एकता एवं संप्रभुता, जो स्वामित्व, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता यहाँ देखिए, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार नहीं शामिल है। देखिए, इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य संगठित होने के अधिकार पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य संगठित होने के अधिकार पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। आपराधिक 1973 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के खतरा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। पहला किसी कानूनी प्रक्रिया के अवरोध का अवरोध हो, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के दबाव और सरकार या उसके कर्मचारियों को उसकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। अब यहाँ देखिए, संघ बनाने का अधिकार। देखिए यहाँ पर सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियाँ गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी बनाने का अधिकार, साझा फर्म बनाने का अधिकार, समितियां बनाने का अधिकार, क्लब संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाइयां बनाने का अधिकार। देखिए, यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम इस अधिकार पर राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार हैं, देखिए, भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के संगम की स्वीकारोक्ति इस मूल अधिकार नहीं है। अब 10 का बीम आपको वही का बात कहा गया जो बात 10 ए में था। अब आगे यहाँ पर चलते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, आपको अगला है क्या, आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता। आपके यहाँ पर अगला आपके यहाँ पर क्या, आवाज़ संचरण की आपको स्वतंत्रता आपके यहाँ पर है, आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता। देखिए, यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। वह
स्वतंत्रतापूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, ना कि संकीर्णता को। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के 2 कारण है। लगाने के 2 कारण पर आम लोगों का हित, पर आपको यहाँ पर क्या है, आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि उनका शोषण ना हो सके। उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया। बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया। फिर आपको आगे यहाँ पर है संचरण की स्वतंत्रता के 2 भाग, आंतरिक देश में निर्बाध संचरण और बाह्य देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। दूसरे भाग को अनुच्छेद 21 प्राण और देश स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यायित करता है। अब आगे देखिए निवास का अधिकार। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के 2 भाग, और देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना एवं वह देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। इसका तात्पर्य वहाँ घर बनाना एवं अस्थायी रूप से बसना। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों का समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता है। आगे देखिए आगे आप कहें कि राज इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध 2 आधारों पर लगा सकता है, विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हित में। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपने रिवाज एवं नियम कानून के बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों को घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे वेश्या या पेशेवर अपराधी। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया, जैसे वेश्या या पेशेवर अपराधी। उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने का अधिकार का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब देखिए व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता यहाँ पर देखिए सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया। यह अधिकार बहुत विस्तृत है, क्योंकि यह जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया। यह अधिकार बहुत विस्तृत है, क्योंकि यह जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। देखिए राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वे किसी पेशे व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है, तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्यों के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक हानिकारक औषधियों या विस्फोटक आदि व्यवसाय। देखिए राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है या इनके संचालन के लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। अब दूसरा यहाँ देखिए अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी का व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी एवं परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध आपको मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में तीन व्यवस्थाएं आपको। पहला, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति पहला किसी व्यक्ति अपराध के तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या दूसरा उससे अधिक शासित का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। अब यहाँ पर देखिए क्या कि दोहरी क्षति नहीं। अब देखिए किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। देखिए स्व अभिशंसन नहीं। देखिए किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए अभिशंसन नहीं। किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पे एक पूर्व पद प्रभाव कानून वह है जो पूर्व व्यापी प्रभाव से दंड अध्यारोपित करता है, अर्थात किए गए कृत्यों पर या जो ऐसे कृत्यों हेतु दंड को बढ़ाता है। अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान के अंतर्गत इस तरह के क्रियान्वयन पर रोक है। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में ही है, न कि सामान्य सिविल अधिकार या कर कानूनों में। दूसरे शब्दों में आपको जन उत्तरदायित्व या एक कर को पूर्वव्यापी रूप में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था अपराध दोष या सजा सुनाए जाने के मौके पर आपराधिक कानूनों पर प्रभावी रहती है। अंततः सुरक्षा व्यवस्था के तहत बचाव के मामले में एक व्यक्ति की सुरक्षा की मांग के आधार पर नहीं की जा सकती। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला सिर्फ एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में ही उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह विभागीय या प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं हो सकता चूँकि यह न्यायिक नहीं है। अब के स्व अभिशंसन के संबंध में मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य दोनों में संरक्षण प्राप्त है। हालांकि यह विस्तारित नहीं किया जा सकता है। भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादनों पर अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर एवं रक्त जांच की अनिवार्यता पर किसी इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता। इसके अलावा इसका विस्तार केवल उन शिकायतों की सुनवाई पर ही हो सकता है जो आपराधिक प्रकृति की न हो। आगे आपको आगे तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ देखिए अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 21 का व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न। इस कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन मेनका मामले 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके विस्तार का आशा है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे 11 और 12 का पॉइंट है। हम देखिए इसमें कहा गया क्या कि देखिए एक गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950 में कहा गया था।
ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950 में कहा गया था। और आपको दूसरा मामला था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 में ऐसा कहा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया, इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। उसमें इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई। पर मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण प्रदूषण रहित, देखिए स्वच्छ पर्यावरण प्रदूषण रहित एवं स्वच्छ पर्यावरण प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। तीसरा जीवन रक्षा का अधिकार। चौथा निजता का अधिकार। पाँचवां आश्रय का अधिकार। छठा स्वास्थ्य का अधिकार। सातवां यहाँ देखिए 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। आठवां देखिए निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। नौवां देखिए अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। 10वां यहाँ पर देखिए त्वरित सुनवाई का अधिकार। 11वां हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। 12वां अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। 13वां देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। 14वां विदेशी यात्रा करने का अधिकार। 15वां बंधुआ मजदूरी रोक करने के विरुद्ध अधिकार। 16वां देखिए हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 17 आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार। 18 सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज का अधिकार। सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज का अधिकार। 19वां देखिए राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। आपको आगे यहाँ देखिए आपको राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। 20वां निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। 21वां कैदी के जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। 22वां महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। और 23वां देखिए सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार यहाँ पर। 24वां देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। 25वां सूचना का अधिकार। 26वां प्रतिष्ठा का अधिकार। 27वां दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील करने का अधिकार। अपील का अधिकार। 28 पारिवारिक पेंशन का अधिकार। 29 सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। 30वां बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार। 31वां जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार। शयन का अधिकार। आपको देखिए यहाँ पर शयन का अधिकार। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। आपको 32वां में आपको यहाँ देखिए 33वां में कहा गया शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है। और 32वां में कहा गया शयन का अधिकार। शयन का अधिकार। और 33वां आपको कहा गया शोर प्रदूषण मुक्ति का अधिकार। और 34वां आपको यहाँ पर देखिए धारणीय विकास का अधिकार। और 35वां आपको यहाँ पर अवसर का अधिकार। अब देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार क्या है चौथा पॉइंट में देखिए यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। ये देखिए इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था 86वें देखिए यह व्यवस्था आपको 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति तक उठाया है। इस संशोधन के पहले संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तथापि निदेशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता है। अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। अब यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निदेशक सिद्धांत को बदलता है। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निदेशक सिद्धांत को बदलता है। देखिए अब इसे पढ़ा जाता है। राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। देखिए 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले 1992 को बदला, जिसमें घोषणा की गई कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर जिसमें आपको व्यावसायिक शिक्षा जैसे चिकित्सकीय एवं इंजीनियरिंग में शामिल है। अनुच्छेद 21 ए के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम अधिनियम 2009 अधिनियमित कर के इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था व्यवस्था है कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटी एवं मानकों का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। फिर कि यह विधान इस पुष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता सामाजिक न्याय लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज के लक्ष्य से सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सके। 12 एम का एक संविधान अब यहाँ पर कि संविधान का 88वां 88 संशोधन अधिनियम 2022 आपके देखिए 1 मिनट 2022 नहीं होना चाहिए। संविधान का 88वां अधिनियम 2002 के तहत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। पूर्ण 102वें संशोधन अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके प्रकार का विस्तार किया गया। पुनः 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा वर्ष 2018 में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। अब कि 88वें संशोधन अधिनियम 2002 में आपको बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आपको 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ था। अब आगे देखिए निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण देखिए निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। देखिए हिरासत दो तरह की होती है, दंड विषयक मतलब कठोर और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध में दंडित न कर भविष्य में से अपराध न करने की चेतावनी देने जैसा है। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है, शक के आधार पर एहतियाती आपको होती है। अनुच्छेद 22 के 2 भाग है। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है जबकि दूसरा भाग आपको निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। पहला देखिए गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। तीसरा दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। अब आगे यहाँ पर देखिए कि आगे आपके यहाँ पर है क्या कि आपको उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। देखिए यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों की उपलब्ध हैं। इसमें शामिल आपको है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। अब कि निरोध वाले व्यक्ति को अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। अनुच्छेद 22 अपना प्रतिवेदन कर। अनुच्छेद 22 संसद को भी यह बताने का अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी व्यक्ति के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरोध नहीं किया जाएगा।
के बिना विरुद्ध नहीं किया जाएगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामले में किसी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन विरुद्ध किया जा सकेगा। विरुद्ध किया जा सकता है। अब देखिए गो आप कहते हैं जाँच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। फिर आप यहाँ कहते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यहाँ पे देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 से 2 माह कर दिया गया है। हालांकि यह व्यवस्था अभी प्रयोग में नहीं आई, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह की अब भी जारी है। संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधानमंडल के बीच व्यक्त किया है। संसद के पास निवारक, निरोध, रक्षा, विदेश मामले एवं भारत की सुरक्षा के संबंध विशेष अधिकार है। संसद एवं विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य की सुरक्षा मामले आदि करने का अधिकार है। देखिए निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है,